हेलो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं और हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट और हमारा थर्ड पॉइंट है ये। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आखिर मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप है और इसके क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो पहले हम लोग स्कोप पढ़ेंगे। स्कोप में क्या है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रिफर टू द फील्ड ऑफ स्टडी और एरिया ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग लीडिंग इश्यूज इन अकॉर्डिंग विद द सीबीएसई सिलेबस फॉर द प्लस 2 ग्रेड्स। ठीक है, 12 क्लास के लिए जो सीबीएसई के द्वारा सिलेबस है उसके हिसाब से जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ये स्कोप है। यहाँ पर हम लोग नीचे भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये कहता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, तो जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको एस्टिमेट करने में मदद करता है। कैसे करता है, क्या होता है, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टार्ट होता है नेशनल इनकम के ही कांसेप्ट से। कैसे, क्योंकि नेशनल इनकम में पूरे देश में जितने लोग जितना कमा रहे हैं उसका एवरेज वगैरह सब निकाला जाता है, उसका निकाला जाता है, मतलब पूरे देश में जितने लोग जितना कमा रहे हैं वो निकाला जाता है, उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। इट डील्स विद द डेफिनेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स लाइक जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो उसका कांसेप्ट स्टार्ट होता है नेशनल इनकम से, और नेशनल इनकम का जो कांसेप्ट है मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं जैसे जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सारी चीजें भी आती हैं इसके एस्टिमेशन में। ठीक है, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो नेशनल इनकम के कांसेप्ट से शुरू होता है और डील करता है नेशनल इनकम की डेफिनेशन और एस्टिमेशन से, और नेशनल इनकम की से ही जो रिलेटेड और भी चीजें हैं जैसे जीडीपी हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनडीपी हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उससे भी ये डील करता है। ठीक है, उसके साथ भी ये यूज होता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमने पहले भी पढ़ा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ी हैं। क्या है हमारा सेकंड पॉइंट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारा सेकंड पॉइंट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इज द थ्योरीज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। काइनेसिया थ्योरी ऑफ, बहुत अजीब थ्योरी है जो भी है, मतलब नाम अजीब है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज अ नोटेबल सिग्निफिकेंस इन दिस काइनेसियन नाम है। ओके, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेस्ट द पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स उसको स्टडी करता है थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो थ्योरीज होती हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट में मतलब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होती हैं, जो कि एक तो काइनेसियन थ्योरी है, एक है ना, काइनेसियन थ्योरी नाम याद रखना पड़ेगा आपको, व्हिच इज काइनेसियन थ्योरी बिकॉज़ इट इज इंपॉर्टेंट एंड ये पक्का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देयर आर रियली वेरी हाई चांसेस ये आ जाए। तो ये जो है काइनेसियन थ्योरी है ना, वो एम्प्लॉयमेंट के जो भी सिग्निफिकेंस होते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें थ्योरी में आती हैं, और ये जो भी इट एक्सप्लेन्स द कॉजेस ऑफ एंड सजेस्ट द पॉसिबल रेमेडीज टू कॉम्बैट इट। ठीक है, और ये जो काइनेसियन थ्योरी है वो हमको ये भी बताती है कि अनएम्प्लॉयमेंट के क्या-क्या कॉजेस हैं, है ना, और उसके बारे में बताती है एंड उसके पॉसिबल जो भी रेमेडीज, मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो हमको एम्प्लॉयमेंट लाना है, और एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये सारी थ्योरीज भी काइनेसियन थ्योरी में आती है, व्हिच इज अ रियली वेरी गुड थिंग। ठीक है, इट इज अ गुड थिंग। फिर आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट, व्हिच इज थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी से रिलेटेड है थ्योरी ऑफ मनी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कवर होती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट थ्योरी ऑफ मनी। क्रिएशन ऑफ मनी और क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स लिंक्ड टू इट। इट इज द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन इंडिया इज इन रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो क्रिएशन ऑफ मनी है, मनी कैसे बनाया जाएगा, मतलब कितना पैसा इस साल हमको छापना है, नोट है वो बनाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो कमर्शियल बैंक के लिए, सारी चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, मतलब हमारी कंट्री का जो मेन सेंट्रल बैंक है वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नाम है ना जिस बैंक का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, मतलब है नाम उसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लेकिन वो हमारी कंट्री का आरबीआई, मतलब आरबीआई जो होता है ना वो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड वो हेड होता है, मतलब कह सकते हैं कि बैंक का बाप होता है। एंड जो हमारा ये हमारा ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना वो नीचे आता है, आरबीआई के नीचे आता है। ठीक है, समझ लो। तो ये जो आरबीआई है इसके रोल को भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया जाता है, एंड जो भी चीजें ये सारी चीजें बताई जाती हैं, और जो भी सप्लाई है मनी का इकोनॉमी में वो किस तरीके से रेगुलेट होगा वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखा जाता है। सिंपल सा पॉइंट है, समझ लेना चाहिए। ओके, हमारा अगला पॉइंट है व्हिच इज नंबर 4 थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेटरी। बट हां, ये जो थर्ड पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को बनना ही चाहिए। ठीक है, इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेटरी एंड डिफ्लेटरी गैप्स। ठीक है, तो इन्फ्लेटरी मतलब जो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है वो क्या होता है, प्राइस बढ़ना घटना। ठीक है, तो दिस इज येट अनदर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट रिवर्स द ट्रेंड पाथ ऑफ जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेटरी एंड डिफ्लेटरी गैप्स इन द इकोनॉमी। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उससे हमको ये भी पता चलता है कि जो हमारा जो हमारी प्राइस का जो लेवल है, ठीक है, जो हमारा जनरल प्राइस लेवल है वो किस तरीके से तो ये जो जनरल प्राइस लेवल है वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है और किस तरीके से घट रहा है। ठीक है, जो भी गैप्स आ रहे हैं इकोनॉमी में इसकी वजह से वो सारी चीजों को भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स बताता है। फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, एंड फिफ्थ पॉइंट इज रोल ऑफ द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का क्या रोल है और गवर्नमेंट के बजट का क्या रोल है। गवर्नमेंट बजट आप समझ रहे होंगे कि पैसे से अगेन रिलेटेड है ये, एंड इट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे, आगे जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ गवर्नमेंट बजट इंपैक्ट्स द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। तो आपको ये सभी पता है कि जो गवर्नमेंट है उसी से, मतलब जो आरबीआई उसी से मनी का ट्रांजैक्शन सारा चीजें जो होता है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट ही सारे प्लान्स एंड ऑल सभी चीजें वो बनाती है। ठीक है, अब अगर जो हमारी गवर्नमेंट है वो सारी चीजें कर रही है तो उसके बाद वो बजट भी सेट करेंगी। ठीक है, इतना प्लान बनाएगी तो इतने में खर्चा कितना आएगा, वो खर्चा जो होता है वही हमारा गवर्नमेंट का बजट होता है। ठीक है, अब उसी बजट को जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में रेगुलेट किया जाता है, स्टडी किया जाता है। फिर हमारा सिक्स पॉइंट आ जाता है। सिक्स पॉइंट है एक्सचेंज रेट और एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्या समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड वे इट इज मैनेज्ड इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सा पॉइंट हमको यही पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि हम लोग किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं जो भी मनी है इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट मतलब दूसरे कंट्री से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, उसमें हम किस तरीके से एक्सचेंज करते हैं, और जो भी स्कोप है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का उसमें क्या बोलते हैं डिफाइन किया जाता है। ब्रीफली एज अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन सच इश्यूज व्हिच एक्सप्लेन हाउ एन इकोनॉमी फंक्शंस एंड हाउ कैन इट बी मैनेज्ड और रेगुलेटेड सो दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो जो हमारा अगर ब्रीफली हम लोग जाएंगे तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स का एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि फोकस करता है, जो कि इस चीज पर रहता है कि वो हमें एक्सप्लेन करे कि जो हमारा इकोनॉमी है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, और जो हमारा हाउ कैन इट बी मैनेज, और हम अपनी इकोनॉमी को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन चीजों पर जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो फोकस करता है। फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है सिग्निफिकेंस। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो सिग्निफिकेंस होते हैं हम लोग वो जानेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगेन जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं इसे हम हाईलाइट करेंगे, एंड या दिस इज ओनली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक राइट नाउ। तो हमारा पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी। अब हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसकी वजह से हमें इकोनॉमी का डिस्क्रिप्शन मिलता है। कैसे मिलता है, आगे वाले पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ डीप डिस्क्रिप्शन ऑफ द
इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से हम लोग अपने इकोनॉमी का डीप डिस्क्रिप्शन ले पाते हैं। कैसे ले पाते हैं? तो हमारा पहला पॉइंट ये कहता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो नेशनल इनकम है डिफरेंट सेक्टर्स में, मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी में, है ना, उन सभी का नेचर क्या है, उसका इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी में लेवल क्या है ना, तो ये सारी चीज़ों को हम एस्टिमेट कर पाते हैं किसकी वजह से? मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा अगला पॉइंट विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या स्टडी कर पाते हैं? स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिवील्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम एंड द वे इट कैन बी हैंडल। ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग यही जानेंगे। एंड मतलब जैसे अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जी भैया, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है ना, इतना इसका मैग्नीट्यूड है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं एंड हमारा अगला पॉइंट कहता है गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का बजट है ना, उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो हमारे इकोनॉमी का बजट है, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट का बजट है, उसी बेसिस पर हम लोग कर पाते हैं क्या? अपने इकोनॉमी को किस तरीके से रेगुलेट करना है, ये डिसाइड कर पाते हैं। तो यही कह रहे हैं ये यहाँ पर। एंड अब हम लोग अपने अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं विच इज़ नंबर 2। तो हमारा नंबर 2 पॉइंट ये कहता है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रोड मैप हमको मिल जाता है कि अपने किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मतलब अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हो तो आपको अपने इकोनॉमी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें, सभी चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जिसकी वजह से आप प्लान बना सकते हो कि हाँ, हम पहले ये करेंगे, इतने साल में करेंगे, इतने टाइम, मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, इस तरीके से करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस, देन वी विल मूव ऑन टू दिस, एंड देन वी विल मूव ऑन टू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, तो हमको रोड मैप मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमको रोड मैप दे देता है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट का। प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर ड्रॉन बाय असेसिंग द नीड्स एंड मीन्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट का जो भी रोड मैप हमारा बनता है, उससे हम लोग, उसमें क्या हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के निकाल सकते हैं कि जो भी ग्रोथ होगा उस तरीके से उसको हम लोग किस तरीके से एसेस करेंगे, है ना, उसको हम लोग किस तरीके से असिस्ट करेंगे। एंड रोड मैप जो हमारा बनता है वो बनता है उससे, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है हमको पता चल जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से, तो हम लोग उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ बना पाएंगे। ठीक है, जो हमारे ऑफकोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद करेगी। एंड हमारा जो इकोनॉमी का जो नीड है, जो भी मीन्स है, वो हम लोग फुलफिल कर पाएंगे, उसको एसेस कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमारा अगला पॉइंट आ जाता है विच इज़ नंबर 3। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स helps achieve economic stability. This is achieved through appropriate monetary policy pursued by the central bank of the country and fiscal policy, budgetary policy pursued by the government. ठीक है, तो जो हमारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़कर ला सकते हैं, और ये हम अचीव कर सकते हैं एप्रोप्रिएट मॉनिटरी पॉलिसी से। मतलब पैसे से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, वो हमारा कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो हमारा मॉनिटरी पॉलिसी होगा, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, किसके द्वारा परस्यू किया जाएगा, किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि है हमारी RBI। ठीक है, एंड यही जो पॉलिसीज़ हैं, ये हमारी गवर्नमेंट भी फ्रेम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बजटरी पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। फिर आगे आ जाता है हमारा अगला पॉइंट विच इज़ नंबर 4। एंड नंबर 4 इज़ BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स से हमको क्या समझ में आ रहा है? BOP स्टेटस ऑफ कंट्री रिवील्स परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो BOP है, जो BOP स्टेटस होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स स्टेटस होता है कंट्री का, वो रिवील करता है कि हमारा जो कंट्री है ना, उसका रिलेशन पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में कैसा है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दुनिया में और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उससे हमारा जो हमारा इकोनॉमी का जो कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है, वो कैसा है। ठीक है, कहेंगे ही परफॉर्मेंस जो है हमारे कंट्री का, हमारे इकोनॉमी का, वो वर्ल्ड के इकोनॉमी से किस तरीके का है, कैसा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट शोज आवर कैपेसिटी टू एक्सपोर्ट एंड कंपल्शन टू इम्पोर्ट। ठीक है,
तो जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, ये हमारा कैपेसिटी शो करता है कि हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्सपोर्ट करो, दिस इज़ अ गुड थिंग, है ना। लेकिन हमने ये भी जाना है, जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड चैप्टर जो है, हमने उसमें ये भी जाना है कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो हो सकता है, मतलब अगर हमारे कंट्री में रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और फिनिश गुड्स का, कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, देन दिस कैन लीड टू अ बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, आप चाहें तो जाकर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है, एंड या यू कैन चेक दैट आउट। ठीक है, तो हमारा अगला है, हमारा अगला पॉइंट यही कहता है कि ये हमें अपनी कंट्री की हमारे कंट्री का जो कैपेसिटी है एक्सपोर्ट करने का, वो हमें शो करता है, और कंपल्शन जो है इंपोर्ट करने का, कि अरे भैया अगर ये हम दूसरे कंट्री से नहीं लिए तब तो हम सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे, चलेगा ही नहीं काम हमारा, इसलिए हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी है ये इंपोर्ट करना, तब हमारा जो होगा ये होगा कंपल्शन ऑफ इंपोर्ट्स में। बाकी जो हमारा रहता है, मतलब अगर आप कुछ और इंपोर्ट करो देन दैट विल नॉट बी काउंटेड एक्चुअली। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, विच इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारे कंट्री में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है गरीबी का और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस का, वो हम जानेंगे इस पॉइंट में, फिफ्थ पॉइंट में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑफर्स इंसाइट्स into the problems of poverty and environmental pollution. It is by using macro models that these problems are addressed. ठीक है, तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कंट्री में, आपके इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स है पोवर्टी के, है ना, आपके कंट्री में कितनी गरीबी है, किस लिए गरीबी है ना, और इन्वामेंटल रिलेटेड जो और इन्वामेंट से रिलेटेड भी जितनी चीज़ें होंगी ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में पता चल जाएंगी, कि कितना पॉल्यूशन है, इन्वामेंटल पॉल्यूशन कितना है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कितना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मतलब पेड़ कितने कट रहे हैं, एंड या जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें, नॉइस पॉल्यूशन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। इट इज़ बाय यूजिंग मैक्रो मॉडल्स। और कैसे पता चलेंगी? मैक्रो मॉडल्स की वजह से आपको ये पता चलेगा। ठीक है, तो मैक्रो मॉडल्स जो होते हैं वो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं हमें बताने का कि जो भी प्रॉब्लम है उसे हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर अब ठीक है, आपका मान लो कि आपके कंट्री में पॉल्यूशन है, ठीक है, अब आपके कंट्री में अगर पॉल्यूशन है तो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको मैक्रो मॉडल से ये पता चलेगा। ठीक है, आप उसे एड्रेस कर पाओगे जो भी प्रॉब्लम है उसे। फिर पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन। ठीक है, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स से आपको प्रॉब्लम्स तो पता चल गई, ठीक है, अब प्रॉब्लम पता चल गई तो सॉल्यूशन भी तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स ही देगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वो आपको प्रॉब्लम देना चाह रहा है, वो तो आपको चाह रहा है कि आपको पता चले कि हाँ जी भैया ये प्रॉब्लम है, इसका ये सॉल्यूशन है, इसे इम्प्लाई करो बस तुम। ठीक है, ये हमारा बताता है कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन में भी हमें ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। कैसे करता है? इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन में बोल रहे हैं कि information relating to the macroeconomics variables like aggregate demand, aggregate supply, total consumption and investment expenditure in the economy, output across different sectors of the economy and the like. तो जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन होता है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का, जैसे हमारा कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक्सपेंडिचर्स में, है ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, है ना, कितने कौन से सेक्टर में कितना हमारा आउटपुट निकल रहा है, कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमको पता चल जाती हैं किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स में। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें जो वेरिएबल्स हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इज़ एक्सट्रीमली यूजफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। अब अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई, ठीक है, अब आपको पता चल रहा है कि ठीक है, जो डिमांड है वो काफ़ी कम है या फिर जो सप्लाई है वो काफ़ी कम है, तो आप इसको सॉल्व भी कर पाओगे ना। आपको अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता रहेगा तो आप सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। लेकिन अब अगर आपको प्रॉब्लम पता चल गया तो ऑफकोर्स तब आप सोल्यूशन निकाल पाओगे, है ना। तो यही है। फिर तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं किस चीज़ में? मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने में, एंड उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज निकालने में, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती हैं किसके ज़रिए? मैक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए। ठीक है, तो यही है। फिर हम लोग अगला पॉइंट अब पढ़ते हैं, एंड या लेट्स गो।
Then they say emerging challenges of the economy became evident only through macroeconomic data. ठीक है, तो जो भी challenges हैं इकोनॉमी में वो सारी चीज़ें हम लोग पॉलिसी उससे निकाल सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक डाटा से. In short, we can see that the knowledge of macroeconomic variables and macroeconomic models is extremely essential in understanding the performance of the economy as well as in the formulation of policies and programs for its growth and development. तो अगर शॉर्ट में कहें तो मतलब ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमको यही पता चलता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल्स का जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होता है, एक्सट्रीमली एसेंशियल होता है मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स और मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को जानना. क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसी की वजह से हम लोग पॉलिसीज़ निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं इसको समझना और इसका जो परफॉर्मेंस होता है ये सारी चीज़ें जो हमारे इकोनॉमी में किस तरीके से वर्क कर रही हैं ये जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम लोग फॉर्मूला निकाल सकें, पॉलिसीज़ निकाल सकें एंड प्रोग्राम्स सेटअप कर सकें अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो या दैट्स इट. तो यही था आज का वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.